गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग मित्रों। स्टडी सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग शोध के जो चैप्टर चल रहा था यूनिट 1, उसमें हम लोग पढ़े थे, शोध की परिभाषा को देखे थे, शोध का अर्थ देखे थे और उस शोध के जो विशेषताएं हैं उनको भी देख चुके थे। आज की क्लास में जो है हम लोग देखेंगे शोध समस्या, अर्थात शोध समस्या का अर्थ एवं इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हाँ, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी आपके लिए क्लास बने तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अपने मित्रों में भी थोड़ा शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। शोध समस्या, यदि हम लोग देखें तो जब कभी भी कोई शोध करता है, रिसर्च करने जाता है, शोध करने जाता है, तो उसकी सबसे पहले एक टॉपिक होती है। ठीक है, रिसर्च टॉपिक, उसी को हम लोग बोलते हैं शोध समस्या। तो उसी के ऊपर आज का हम लोग का ये क्लास है। तो शोध समस्या में देखिए क्या कहता है कि किसी भी मनोविज्ञान तथा शैक्षणिक शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान होती है। अर्थात जब कभी भी हम लोग शोध की शुरुआत करते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो है एक स्पष्ट रूप से एक शोध समस्या होनी चाहिए कि हमें शोध करना क्या है। ठीक है, और उस शोध से हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या बेनिफिट होगा, उसका क्या उद्देश्य होगा, क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो है शोध समस्या को जो है स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। शोध समस्या का स्पष्ट पहचान का उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए एक कठिन कार्य होता है। ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो जो शोधकर्ता होता है उसके लिए यह कार्य सबसे कठिन कार्य होता है कि हम शोध करें तो किस क्षेत्र में करें, कहाँ करें, कौन से टॉपिक पे करें। एक बहुत बड़ी एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनको, जो भी शोधकर्ता करते हैं। जैसे यदि हम देखें तो मैं भी एक PhD स्कॉलर हूँ, तो मेरा भी शोध है, शोध का जो समस्या है वो हमारे गाइड महोदय जो थे उन्होंने हमें बताया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो भी हमारे शोध समस्याएं होती है उसे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार उसको लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जितने भी शोध होते हैं ये बहुत अधिक निर्भर करते हैं आपके रुचि को। यदि आप रुचि है उस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे आप शोध कर सकते हैं, और यदि रुचि नहीं है तो फिर आप उसको उतनी अच्छे तरह से आप शोध नहीं कर पाएंगे। तो जो इस टॉपिक में आपको जो अच्छा शोध लगता है उसी को जो है आप अभी उस समस्या को लेना चाहिए। तो ये जो शोध समस्या होता है वो शोधकर्ता के लिए अर्थात रिसर्चर के लिए काफ़ी कठिन कार्य होता है। ठीक है, तो ये जो होता है थोड़ा हमें अपने गाइड से मिलकर और जो है इसका निराकरण निकालना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे ऊपर कौन से शोध समस्या ले जिसमें हमें बहुत अधिक कठिनाइयों का भी सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि वह अपने अनुभवों से पहले किए गए शोध समीक्षा करके ठोस शोध समस्या बना पाता है। अर्थात हम देखें तो जो शोधकर्ता होते हैं, ठीक है, रिसर्चर जो होते हैं, वो अपने अनुभव एवं पहले से जो शोध की समीक्षा की गई है, ठीक है, उसका ठोस मतलब एक अच्छा समस्या बना पाता है। यदि आप अच्छे से रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने का मतलब है समीक्षा करते हैं पहले, कि यदि मान के चलिए आप कहीं भी रिसर्च, कहीं कोई क्षेत्र देखिए और वहाँ पर जाकर उसके बारे में मनन चिंतन और देखिए कि वाकई में यह जो है अध्ययन करने का क्षेत्र है, अध्ययन का स्थान है, तो आप उसमें सरलता के साथ और अपनी शोध समस्या को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सबसे प्रथम पहले समीक्षा भी करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शोधकर्ता किसी क्षेत्र में किसी शोध
की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष पाता है कि विभिन्न लोगों द्वारा किए गए शोध परिणाम की असंगतता है। ठीक है, तो यह स्पष्ट निष्कर्ष पहुंचता है कि कोई शोध समस्या मौजूद है। मतलब कि यदि आप लोगों के द्वारा निष्कर्ष मतलब समीक्षा करते हैं तो वहां पे यह परिणाम पाते हैं कि असंगतता है। ठीक है, तो वहां पे यह आप महसूस कर सकते हैं कि वाकई में शोध समस्या मौजूद है और इस शोध समस्या के ऊपर हम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप कहीं भी कोई भी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे यदि पहले से हो चुका है और उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कुछ बदलाव लाना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे जो है आप उस शोध समस्या को ले सकते हैं और उसके आगे के को जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि शोध समस्या का तात्पर्य क्या है। ठीक है, शोध समस्या का तात्पर्य क्या है, तो यानी कि बताता है कि शोध समस्या जो है एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच का प्रश्न संबंध की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जो शोध समस्या होती है दो के बीच, दो चरों के बीच का जो है ना एक प्रश्न संबंध है, अर्थात जो प्रश्न होता है इंट्रोगेटिव रिलेशनशिप उसके अभिव्यक्त करता है। जैसे हम देखें तो बाल अपराध, बाल भी है और एक तरफ अपराध भी है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन को लेकर हम उसकी समस्या को सॉल्व करेंगे कि कुछ बच्चे क्यों हैं जो शोध की जो समस्या उत्पन्न करते हैं और कुछ जो है उस समाज के लिए अच्छे भी होते हैं, तो उन दोनों को जो है हम अपने शोध समस्या को ले सकते हैं। कार्ल इंगर महोदय जो है उन्होंने बताया, ठीक है, कि शोध समस्या कुछ ऐसी अर्थ में परिभाषित किया गया जो समस्या एक ऐसा प्रश्न वाक्य या कथन होता है जो प्रश्न करता है और दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसे संबंध है। मतलब एक प्रश्न है, जो शोध समस्या है वह भी एक प्रश्न है और उस प्रश्न को के उत्तर खोजने के लिए वह जो शोधकर्ता होता है वह खोजता है अपनी समस्या का हल। ठीक है, और यहीं पे देखिए क्या कहते हैं कि मतलब प्रश्न करता है और दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध उसके बारे में वह डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या कहता है, ये तो समझ में आया होगा कि शोध समस्या क्या है। ठीक है, शोध समस्या जो होता है हम देखें तो दो चरों के बीच का जो प्रश्न होता है उसका हम लोग हल करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं को। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ विशेषताएं अर्थात इसकी विशेषता क्या है। देखिए पहला जो विशेषता बता रहा है वो कह रहा है कि समस्या कथन मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अभिव्यक्ति प्रश्न वाक्य द्वारा होता है। ठीक है, अर्थात जो शोध समस्या है हमारे जो शोध प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसकी अभिव्यक्ति जो है प्रश्न वाक्य में होता है। ठीक है, प्रश्न के रूप में होता है और हम उसी के ऊपर जो है शोध करते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य बिल्कुल ही अस्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो कहता है कि छात्रों के निष्पादन, ठीक है, छात्रों के निष्पादन तथा बुद्धि लब्धि में क्या संबंध है। ठीक है, अर्थात क्लासरूम अचीवमेंट मतलब क्लास में जो वो प्राप्त करते हैं, क्लास में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो उनके आईक्यू लेवल है, ठीक है, जो बुद्धि लब्धि है, जो उनका इंटरनल कॉन्फिडेंस है उसमें क्या संबंध है। दो चर आता है यहाँ पे, दो चर आया। ठीक है, अर्थात छात्रों का निष्पादन मतलब क्लासरूम का ज्ञान और उनके खुद का बुद्धि आईक्यू, और दूसरा यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि स्कूल में छात्रों का निश्चितता, ठीक है, और बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस में क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए बताता है उदाहरण को स्पष्ट करते हुए शोध के कथन से स्पष्ट होता है कि प्रश्न रूप में अभिव्यक्त होता है। ये जो शोध समस्या है ये आपका प्रश्न रूप में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि कुछ पूछा जा सकता है।
इसका उत्तर शोध के बाद ही दिया जा सकता है। अर्थात हम जो है, जैसे हम लोग जब एक कुछ समस्या को लेकर जाते हैं तो उसके लिए हमें शोध करना ही पड़ता है, तब जाके हम उसका रिजल्ट दे पाते हैं। ठीक है, अर्थात हमें पहले क्या करना होगा, शोध करना होगा, उसके बाद हम उसके बारे में बता पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है जो शोध समस्या की अभिव्यक्ति एक प्रश्न रूप में करते हैं। ठीक है, प्रश्न रूप में करते और साधारण रूप में भी कर सकते हैं। मतलब कि हम प्रश्न रूप में भी कर सकते हैं और साधारण रूप में भी कर सकते हैं, दोनों रूपों में। परंतु प्रथा अधिक प्रचलन नहीं है। मतलब यदि कहता है कि यह प्रथा जो है वो अधिक प्रचलन नहीं है, क्योंकि यह नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में शोधकर्ता किस बिंदु को लेकर करना चाहता है। ठीक है, अर्थात ये समझ में नहीं आ पाता है कि जो शोधकर्ता है वो किस बिंदु पर लेके करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि शोध कथन द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध अभिव्यक्त होता है। जो शोध करता होता है और दो या दो से अधिक संबंध को अभिव्यक्त करता है, मतलब उसके बारे में बताता है। इसका मतलब यह हुआ कि शोध समस्या के कथन अभिव्यक्त करने के पहले शोधकर्ता चर के बारे में एक निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है, अर्थात पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसका निर्णय करते हैं। जैसे कहता है कि पहला कथन में हम देखें तो निष्पादन है ना, मतलब वर्ग का निष्पादन, मतलब क्लासरूम अचीवमेंट, और दूसरा जो चर है वो आपका बुद्धि लब्धि। ठीक है, अर्थात बुद्धि लब्धि दूसरा चर होता है। दूसरा कथन में देखिए क्या कहता है कि दुनिश्चितता एवं बुद्धि दो चर है। तो दोनों चरों को लेकर दोनों चरों को पहचान कर लेने के बाद दोनों का बीच विशेष संबंध की युक्ति की जाती है। अर्थात दोनों के हम रिलेशनशिप को जोड़ते हैं, इसके बाद हम उसके ऊपर शोध करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कहता है, शोध समस्या के कथन स्टेटमेंट होना चाहिए अनुभाविक विधि। ठीक है, जो शोध समस्या है वो आपका एम्पेरिकल मेथड भी होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। और दूसरी शोध समस्या के कथन, पहले कथन ऐसा होना चाहिए जिसके चरों को जो है हम मापना और आंकड़ों को संग्रहण करके किया जाना संभव हो सके। मतलब कि हम माप भी सके आंकड़ों को और उसको संग्रहित भी कर सके। इसे प्रमुख विशेषता के अलावा कुछ अवांछनीय विशेषता भी है। ठीक है, जिसमें हम देखें तो बताता है कि किसी शोध समस्या के नैतिक मूल्यों के निर्णयों से संबंधित नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहता है कि किसी शोध समस्या को नैतिक मूल्यों से या निर्णय संबंधी नहीं होनी चाहिए। मतलब अपने आप से निर्णय लेने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे शोध समस्याओं का अध्ययन करना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि आप नैतिक और निर्णय द्वारा यदि आप लेते हैं तो ऐसे शोध समस्या को असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य होगा। ठीक है, मतलब अलौकिक चीजों को यदि लेकर आप उसको जजमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो तो थोड़ा कठिन होगा ही। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए बता रहा है कि क्या विधवा विवाह, ठीक है, क्या विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है कि क्या विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए। तो क्या व्यक्तियों को परिस्थिति में झूठ बोलना चाहिए। कहता है कि क्या व्यक्तियों को सभी परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए। आदि कुछ प्रश्न कथन जो है इसका अध्ययन करना काफी कठिन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम देखें तो आपका मूल्यों से निर्णय लेने वाला है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है कि क्या सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को झूठ बोलना चाहिए, विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए, ये थोड़ी सी समस्या है। ठीक है, दूसरा देखिए विशेषता क्या कहता है कि सोच समस्या के वैज्ञानिक होने के लिए भी यह आवश्यक है। यह सोच समस्या जो है और वैज्ञानिक भी होना बहुत जरूरी है। इसका संबंध महत्वपूर्ण विषयों की घटनाओं से हो, न कि तुच्छ विषयों की घटना से। ठीक है, सोच समस्या का एक ऐसा होना चाहिए जिसको जांच करने में अत्यधिक समय या धन के व्यय ना हो। अर्थात हम शोध से जो समस्या लेंगे वो शोध समस्या हम ऐसा लेंगे जो बहुत अत्यधिक जांच में समय भी ना लगे और बहुत अधिक धन की खर्च भी ना हो, मतलब बहुत अधिक पैसा लग जाएगा तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब हमें साधारण रूप में भी लेना है। आगे देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट, जो तीसरा विशेषता वो बताता है कि शोध समस्या को न तो अत्यधिक सामान्य और न अत्यधिक विशिष्ट होना चाहिए। मतलब कि बहुत अधिक सामान्य भी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक विशिष्ट भी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप देखिए क्या कहता है कि एक अत्यधिक सामान्य समस्या का उदाहरण है, इस ढंग से शोध समस्या की जांच नहीं की जा सकती। यदि बहुत अधिक सामान्य होगा तो उसे हम जांच नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिक रूप से एक अर्थहीन समस्या बन जाती है, और यदि हम सामान्य लेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होगा, अर्थहीन समस्या बन जाएगी। मतलब उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए कालिंगर महोदय उन्होंने क्या बताया है कि अगर समस्या अत्यधिक सामान्य है तो वह इतनी स्पष्ट हो जाती है कि उसकी जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, यदि बहुत अधिक सामान्य होगा तो उसकी हम जांच नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक रूप में कहता अर्थविहीन हो सकता, और इस तरह से हम देखें तो वैज्ञानिक रूप में यह अर्थहीन हो सकता है। ठीक है, और कोई शोध समस्या अत्यधिक विशिष्ट हो जाता है तो वह शोध की दृष्टि में बेकार और अर्थहीन हो जाएगा। यदि बहुत अधिक विशिष्ट भी होगा तो वह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह क्या होगा, अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कार्लिंगर महोदय जो है उन्होंने टिप्पणी करते हुए बताते हैं, ठीक है, कि शायद अत्यधिक विशिष्टता और अत्यधिक सामान्यता से भी बड़ा खतरा होता है। मतलब बहुत अधिक विशिष्ट भी ना हो और बहुत अधिक सामान्य भी ना हो। यदि दोनों ऐसा होता है तो दोनों जगह पे हमें खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शोध समस्या के प्रकार। आगे कितने इसके प्रकार हैं, तो देखिए क्या कहता है कि सामान्य रूप से गणित, तर्क और औपचारिक विषय को छोड़कर हम अन्य जितने तरह के विषयों को पढ़ते हैं वो 3 विषयों में बांटा गया। मतलब जितने भी विषय है ना, इन सभी विषयों को हम देखें तो 3 विषयों के रूप में, 3 मुख्य रूप से बांटते हैं, 3 श्रेणी में। पहला जो श्रेणी बताया गया है, पहला श्रेणी, ठीक है, पहला श्रेणी कहता है, पहला विषय की श्रेणी वो आपका शास्त्र को रखते हैं। ठीक है, जो पहला श्रेणी है उसमें हम लोग शास्त्र को रखते हैं, अर्थात हम जिसको शास्त्र को रखते हैं जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इस विज्ञान में हम देखें तो रसायन शास्त्र है, ठीक है, समाज शास्त्र है और मनोविज्ञान है, भूगोल है, जीव विज्ञान है, भौतिक है। इन सभी सब्जेक्टों को जो है हम पहले श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरी श्रेणी में हम किनको रखते हैं, तो देखिए दूसरी श्रेणी में कहता है कि जिन्हें हम विज्ञान नहीं कहते हैं, जिन्हें हम विज्ञान नहीं कहते हैं, उसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें हम देखें तो कहता है कला है, साहित्य है, संगीत है, भाषा है। इन तीनों को जो है हम लोग, इन विषयों को हम लोग जो है सेकेंड श्रेणी में
रखते हैं। ठीक है। और जो तीसरा श्रेणी है वो आपका आता है दर्शन, ठीक है, धर्म आदि को रखा गया इन तीसरा श्रेणी में, जिसमें हम देखें तो इनको लोगों ने अपनी सुविधा के लिए संयुक्त नाम भी दिया है। ठीक है। ये जो लोग हैं मतलब जो आपका रिसर्चर है ना, उन्होंने अपने सुविधा अनुसार जो है इनको एक संयुक्त नाम दिया। ठीक है। जिसे हम लोग अभौतिक विषय के रूप में भी जानते हैं या कहा जाता है। और देखें तो कहता है कि इस विषय में हम कला साहित्य आदि को भी रखते हैं और अभौतिक विषयों को रखा जाता है। इन 3 तरह के विषयों का शोध जो है हम इन सभी शोधों को कहता है कि इन 3 तरह के विषय में शोध किए जाते हैं। ठीक है। ये जो तीनों जो प्रकार के विषय हैं इन तीनों को हम लोग शोध करते हैं। इन सभी शोध को जो है शोध समस्याओं को हम लोग जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। ये जो जितने भी 3 थे, ठीक है, इन तीनों को तो हम रिसर्च करते ही हैं, लेकिन इन तीनों को जो है ना हम लोग देखें तो 2 तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो हम देखें तो समाधान समस्या अर्थात सॉल्वेबल प्रॉब्लम, मतलब वैसी समस्या जिसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो जाता है। और दूसरा जो है आपका असमाधान समस्या, ठीक है, मतलब वैसी समस्या अनसॉल्वेबल समस्या, मतलब वो एक ऐसी समस्या होती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ये 2 तरह का था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे ये आपका समाधान समस्या अर्थात समाधान समस्या और असमाधान समस्या अर्थात सॉल्वेबल प्रॉब्लम और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं ये नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।